हेलो। हाँ जी। हाँ जी, विजय जयवंती जी बोल रहे हैं आप? हाँ, बोल रहा हूँ जी, जी बोल रहा सर, हूँ। मैं हम आमना सामना मीडिया से बोल रहे हैं और हाँ, बोलिए किसान बोलिए। आंदोलन के ताल्लुक से आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, सबसे बिल्कुल पहला बिल्कुल सवाल तो बोलिए। ये है सर कि ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, जैसे कि हाँ पूरे हाँ रियासत भर में, पूरे महाराष्ट्र में बंद भी था और इसका बहुत जबरदस्त असर भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये हाँ सरकार जो है, फडणवीस सरकार जो है बीजेपी की, वो इसको हाँ सियासी करार दे रही है, यानी कि ये राजनीतिक है, ये आंदोलन राजनीतिक है। आपका हाँ क्या कहना है इस बारे में? हाँ। नहीं, देखिए कैसा है, ये किसानों का आंदोलन है ना। पुन तांबा जैसे एक छोटे से गांव में नासिक जिले के, उन्होंने गांव की ग्राम सभा लेकर ये निर्णय किया और 2 महीने 3 महीने इसकी सब तरफ चर्चा की और 1 जून से किसानों ने ये तय किया कि हम हड़ताल पे जाएंगे। सब हड़ताल करते हैं वैसे हम हड़ताल करेंगे। पहले तो उनका विचार था कि हम फसल बोएंगे भी नहीं, परंतु बाद में उनके ध्यान में आया कि ये नहीं करेंगे हम, तो उन्होंने ये तय किया कि फल सब्जी और दूध हम बेचेंगे नहीं और शहर में नहीं जाने देंगे। जी। तो ये आंदोलन किसानों का ही था और किसानों ने ही इसको साथ दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें नहीं थी, गांव के किसान ही थे और गांव के किसान किसी भी नेता के बिगड़ थे इस आंदोलन में। तो ये आंदोलन किसानों का था। ये कहना कि ये राजनीति है, ये बिल्कुल गलत थी। राजनीति के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को घुसाया और उनको ही चर्चा में बुलाकर उनको उनके ही सर पर से हाथ घुमाकर उस आंदोलन में तोड़फोड़ की और आंदोलन वापस ले लिया, ऐसी उनसे घोषणा करवाई और किसानों को कुछ भी नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं कि 70% किसानों की मांगे हमने स्वीकार कर ली है। ये बिल्कुल झूठ है। 70% मांगे स्वीकार नहीं हुई, 100% किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अच्छा। जी, जी हाँ, जैसे खबर आई कि किसान लीडर जिया जी सूर्यवंशी जी ने जो है सरकार से मिलकर साजिश की और किसानों के साथ में गद्दारी की, जिसकी खबरें हमारे सामने आई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि एक और महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं शरद पवार जी, इस पार्टी को या इस किसान आंदोलन को कि महाराष्ट्र की किसी राजनीतिक पार्टी या किसी महाराष्ट्र के और भी किसी बड़े लीडर का इस आंदोलन से पर्दे के पीछे या सामने से कोई समर्थन है सर? अभी तक के तो ये आंदोलन शुरू होने तक के तो नहीं था, जी। है ना। जी। फिर 2 दिन के बाद में जब वो उसमें फूट डालने में ये लोग सफल हो गए, जी। फिर बाद में कुछ राजनीतिक पार्टियां जरूर इस आंदोलन में आ गई हैं। जैसा कि परसों का जो बंद हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें निश्चित कहीं तो शिवसेना थी, कहीं मनसे थी, कहीं राष्ट्रवादी था, कहीं कांग्रेस था और ये स्वाभाविक है, ये होता है ऐसा। जब भी सरकार सत्ता में रहती है उसके खिलाफ उसकी विरोधी पार्टी आ जाती है। जब कांग्रेस की सत्ता थी और शेतकरी संगठना आंदोलन करती थी तो उस समय भाजपा वाले शेतकरी संगठना के आंदोलन में आ ही जाते थे। जी। तो ये तो होता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। पर ये आंदोलन सही में किसानों ने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में राजनीति आई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु किसानों की उपेक्षा करना ये गलत है और किसानों के आंदोलन को राजनीति करके कहकर उसको पॉलिसी दबाव में दबाना ये भी ठीक नहीं है। जैसे कि आज खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी किसान कर्ज माफी के लिए और फसलों के दाम के लिए आंदोलन कर रहे थे और इस पे गोली चली और हमारे 3 भाई वहां शहीद हो गए। जी। तो ये तो गलत है ना, ये इस तरह से, ये तो एक प्रकार से हुकुमशाही वृत्ति है। आज तक के भाजपा वाले कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को हुकुमशाह कह रहे थे, अब भी वही हुकुमशाह बन रहे हैं। जी। तो सर ऐसे हालात में जबकि बीजेपी जानती है कि अगर हमने किसानों के मुतालबात माने या उनकी मांगों को पूरी किया तो इसका क्रेडिट जो है उनकी जो साथी जो जमात है शिवसेना, जबकि वो साथ में हुकूमत में है, तो और शिवसेना हुकूमत में होते हुए इस आंदोलन को समर्थन कर रही है, तो ये बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी कि इसका श्रेय जो है या इसका क्रेडिट जो है शिवसेना को या किसी और पार्टी को मिले। तो ऐसे में क्या मुतालबात मानेंगे ये लोग? नहीं, वही तो है ना, वो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इन्होंने पुनतांबा में ये सब जो किया है ना, ये बिल्कुल प्लान्ड स्टेज शो था। जी। शिवसेना को कर्ज माफी का श्रेय नहीं जाना चाहिए करके उन्होंने पुनतांबा के नाम पर ये कर्ज माफी की घोषणा कर दी। जी। ये कर्ज माफी उनको करनी ही थी। यूपी में करने के बाद में महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता था, है ना। वो करनी थी, पर उसका श्रेय शिवसेना को नहीं जाए, उसका श्रेय कांग्रेस राष्ट्रवादी को नहीं जाए,
करके उन्होंने ये पुनतांबा का एक नया झंडा खड़ा किया और बराबर उसके नाम पर ये कर्ज माफी की घोषणा कर दी है। पर ये कर्ज माफी भी जिस विदर्भ से मुख्यमंत्री आते हैं वहां के किसानों पे और महाराष्ट्र के असिंचित किसानों पर बहुत अन्याय करने वाली होने वाली है, क्योंकि इन्होंने मनमोहन सिंह की कर्ज माफी की निंदा की थी। उनकी कर्ज माफी भी 5 एकड़ वाले किसान की ही थी जी, पर असिंचित खेती करने वाला किसान जो है उसके पास में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होती है जी, उस किसानों को इस कर्ज माफी का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। और इसलिए ये कर्ज माफी की घोषणा करके इन्होंने किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया और विदर्भ और मराठवाड़ा में इसकी नाराजगी उन्हीं के विधायक लोग भी कबूल कर रहे हैं 4 दीवारों के अंदर कि अरे इससे तो हमको गांव में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। बेशक सही बात है। अच्छा सर, ये बताइए सर, जैसे किसान इतनी मेहनत करते हैं, अनाज बोते हैं, पूरे देश को अनाज मिलता है और आम जनता से लेकर बड़े लोग जो है वो आज किसानों पर निर्भर हैं कि जब अगर किसान खेती नहीं करेगा और अनाज नहीं उगाएगा तो हमें अनाज मिलेगा कहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि किसानों की उस मेहनत को पर पानी फिर जाता है जब जब जो किसान जो अनाज का जो गोदाम है वो आज भी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, बहुत सारा जो अनाज सड़ जाता है। इस पर आप लोगों का क्या वो है कि हुकूमत को क्या करना नहीं, चाहिए? देखिए अनाज 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 सड़ता है वो बात अलग है, जी पर अनाज पैदा करने वाले किसान को हम इंसान मानते ही नहीं है। जी आज आज अनाज पैदा करना ये गुनाह हो गया है हमारी व्यवस्था में, क्योंकि हम बाकी के सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, बाकी के सब लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, उसके बारे में चिंता व्यक्त नहीं करते हैं। जी पर अनाज के दाम बढ़ गए तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। जी पर ये अनाज पैदा करने वाला किसान है या उस खेत में काम करने वाला मजदूर है, उसको भी तो इसी व्यवस्था में जिंदा रहना है ना। जी पर शिक्षण का खर्चा बढ़ रहा है, उसके स्वास्थ्य का खर्चा बढ़ रहा है, उस तुलना में उसकी मजदूरी हम बढ़ने नहीं देते क्योंकि हमको अनाज सस्ता चाहिए। ये अंग्रेज की नीति थी। अंग्रेज ने हमको गुलाम किया था और अंग्रेज को गुलामों को जिंदा रखने के लिए अनाज सस्ता चाहिए था और इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारी इजारदारी के माध्यम से अनाज पैदा करने वालों को गुलाम रखा। यहाँ तक कि ठीक था जी पर स्वतंत्र भारत में टाटा बिरला के उद्योग को मजदूर सस्ता मिले और मजदूर सस्ता चाहिए करके अनाज सस्ता चाहिए और अनाज सस्ता चाहिए करके अनाज पैदा करने वाले को गुलाम ही रहना चाहिए। ये नीति कहाँ तक के ठीक है? ये बात मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने 2006 को जब वो मेरे गांव में आए थे तब मैंने उनको कही थी और उन्होंने कहा था कि आपकी बात ठीक है, हमें ये बदलना होगा। जी आज भी आप देखिए कि सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, 5वें वेतन आयोग में, 6वें वेतन आयोग में, 7वें वेतन आयोग में। एक चपरासी की भी तनख्वाह 18,000 रुपए महीना कम से कम हो गई है। जी फिर खेत मजदूर का वेतन उस तुलना में क्यों नहीं बढ़ता है? उस तुलना में फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ते? 1972 में 1 क्विंटल कपास बेचकर 1 तोला सोना मिलता था। जी 3 क्विंटल अनाज बेचकर 1 तोला सोना मिलता था। आज 5-6 क्विंटल कपास बेचना पड़ता है और 15-16 क्विंटल अनाज बेचना पड़ता है और 5-6 क्विंटल कपास बेचना पड़ता है तोले सोने के लिए। पर आज भी 2 महीने की चपरासी की तनख्वाह पर तोला भर सोना मिल जाता है। ये जो डिस्पैरिटीज है व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम सिर्फ किसान को उपदेश ही कर रहे हैं कि तू 1 एकड़ में उत्पादन बढ़ा। अरे उत्पादन बढ़ने के बाद में अगर दाम गिर गए तो भी उसका कुछ लाभ नहीं होता है ना। जी उनकी मेहनत उनको नहीं मिल पा रही। देखिए ना, इस पर तुअर देखिए ना, 200 रुपए किलो तुअर की दाल से तो सब चिल्ला है और आज किसान की तुअर 40 रुपए भी नहीं बिक रही है। जी तो पिछले साल मैंने 10 क्विंटल तुअर बेच के जितने पैसे मिले उतने पैसे लेने के लिए मेरे को इस साल 30 क्विंटल तुअर बेचनी पड़ रही है। जी तो मैंने उत्पादन बढ़ाया अभी तो मेरा क्या फायदा हुआ? तो इसका फायदा किसको मिला? किसान इसका मेहनत फायदा कर रहा है। इसका फायदा व्यवस्था को मिला, इसका फायदा व्यापारियों को मिला, इसका फायदा खाने वाले जनता को मिला। जी देखिए अभी खबर आई है कि मध्य प्रदेश में 5 किसान मर गए हैं उस गोलीबार में। जी ये खाने वाली जनता को भी नहीं मिल रहा है ना, इसका फायदा तो सिर्फ व्यापारियों को मिल रहा है, साहूकारों को मिल रहा है। नहीं देखिए ऐसा सिर्फ व्यापारियों को भी ऐसा नहीं है। देखिए अब देखिए इस साल ऐसी परिस्थिति आ गई है भाई साहब कि अभी सोयाबीन तो बोने का समय है, सोयाबीन की फसल भी बाजार में नहीं आई है जी पर सोयाबीन के दाम 10 साल में कभी गिरे नहीं, इतने गिर गए हैं। आज 2500 रुपए में भी सोयाबीन बिक नहीं रहा है। हम जो कहते हैं ना कि किसान का माल निकलता है तब दाम गिरते हैं, किसान का माल गोडाउन में चले जाता है फिर व्यापारी दाम बढ़ाता है। आज तो सोयाबीन सब व्यापारियों के गोडाउन में है। जी तो सोयाबीन के दाम क्यों गिर गए?
जी तो अब हमको इस पे भी गंभीरता से सोचना होगा कि अब जो दुनिया में जो जागतिकीकरण चल रहा है, जो विश्व व्यापार संगठन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब की नीतियों को ध्यान में रखकर हमको हमारे देश के इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार देने वाली राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति को बल देना होगा। जी। तो सर एक तरफ हम देखते हैं कि आज जो है बड़े बड़े जो साहूकार है, बिजनेसमैन है, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है और अडानी है या बाबा रामदेव है, इनको जमीनें बड़े कौड़ियों के मूल्य दी जा रही है और सब्सिडी दी जा रही है, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो क्या ये सरकार जो है ये आम किसानों को ये सुविधाएं नहीं दे सकती है क्या? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज ही वो अरुंधति भट्टाचार्य करके जो स्टेट बैंक के अध्यक्ष है, उसका स्टेटमेंट आया है कि 4 लाख करोड़ रुपए का ये मोबाइल की कंपनियों को दिया हुआ जो कर्जा है उसका रीशेड्यूलिंग करना चाहिए, उसको बेल आउट पैकेज देना चाहिए। अच्छा। तो रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, इनकी जो ये कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, इनको 4 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज की वो मांग कर रही है और वो कहती है किसानों को कर्ज माफ कर दिया तो बुरी परिस्थिति हो जाएगी। जी। तो ये साफ है कि ये देश जो है ये उद्योगपति चला रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए सब निर्णय होता है जी। और किसानों को तो इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर ये आंदोलन आप जो किसानों का ये आंदोलन है, ये क्रांति कहाँ तक जाएगी? क्या इस पूरे देखिए, अब ये इस आंदोलन, देखिए अब मध्य प्रदेश में भी हो गया है, महाराष्ट्र में भी असंतोष व्यक्त, तमिलनाडु के किसानों ने 20 दिन तक के बोट क्लब पर तरह तरह से आंदोलन किया, पेशाब की, नंगे घूमे, क्या क्या नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पूरे देश में किसान बहुत ही असंतुष्ट है, बहुत बुरी स्थिति में है, पर सरकार उसकी उपेक्षा करने में सफल हो रही है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 100 में के 24 वोट ही चाहिए। 75 वोट विरोध में चले गए तो भी राजा बनते। कांग्रेस वाले भी यही करते थे। अब वो टेक्निक मोदी जी को जम गया है। उद्योगपतियों से पैसे लो और पैसे के भरोसा पे मीडिया को खरीदो और सिर्फ अपना प्रचार करो, सबका साथ सबका विकास, ये बकवास है जी। और मोदी जी उसमें सफल हो गए हैं और 100 में से 24 वोट लेने में सफलता पा ली है तो वो राजा बन रहे हैं। तो इसमें पूरी जनता को सोचना होगा कि हमको क्या करना होगा, हमको ऐसे हुकुमशाह का विरोध कैसे करना होगा, इसमें पूरी जनता को एक साथ आना होगा। जी सर, जी सर, जी सर। सर जैसे कि हम देखते हैं कि ये सारे आम लोगों के मुद्दे, आम आदमी इंसानों के मुद्दे हैं, इंसान किसानों के मुद्दे हैं। इससे हटकर मोदी जी लगता है ये सोचते हैं, उनकी टीम या मोदी जी, कि हम जो है मुल्क भर में जो है धार्मिक भावनाएं भटका कर या आपस में लड़ा कर या धार्मिक मुद्दों को उठाकर जो है हम जो सत्ता पे बने रहेंगे। हमें किसानों की और आम इंसानों की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में। समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, आपस में एक दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी जी का तो असल मुद्दा ये है। बिल्कुल, वो फूट डालो राज करो की नीति पे ही चल रहे हैं। जी सर, जी सर, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।